हाय एवरीवन, हेज अ बिग अपडेट। आप लोग का तमिलनाडु के काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। यस, नीट 2026 काउंसलिंग के तमिलनाडु के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। पूरा इंफॉर्मेशन ब्रोशर आ चुका है एंड आज यानी कि 29 ऑफ जून से आप रजिस्टर करना स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये लोग कोई लास्ट डेट नहीं देते हैं। लास्ट डेट आएगी जब एमसीसी अपना काउंसलिंग ब्रोशर रिलीज कर देगी। एंड लास्ट टाइम भी, इनफैक्ट हर टाइम तमिलनाडु अपने रजिस्ट्रेशन एमसीसी से पहले ही स्टार्ट कर देता है। तो जितने भी बच्चे हैं, क्योंकि सिंस जितने भी बच्चे हैं जो कि तमिलनाडु के प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर वो तमिलनाडु का 85% स्टेट कोटा के थ्रू एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, दिस वीडियो इज योर मस्ट वॉच वीडियो आपकी होनी चाहिए। क्योंकि यहां पर मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी, कैसे काउंसलिंग होती है, कहां जाके आपको रजिस्टर करना है, सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले, अगर आप तमिलनाडु के प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर आप 85% स्टेट कोटा में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको वेबसाइट पे विजिट करना है, विच इज tnmedicalselection.net। नोटिफिकेशन वाले फॉर्मेट पे आपको आना है। यहां पर जब आप देखोगे तो आपको यहां पर बहुत सारे वो मिलेंगे। अब यहां पर देखो, अगर आपको अप्लाई करना शुरू करना है तो आपको सबसे पहले लिंक पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपके पास सीधे जहां पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है वो वाली चीज ओपन हो जाएगी। यहां पर देखो, एमबीबीएस बीडीएस गवर्नमेंट कोटा एंड मैनेजमेंट कोटा आपको अलग अलग फिल करने का होता है। अगर आप दोनों में अप्लाई कर रहे हो तो दोनों अलग अलग फिल करने पड़ेंगे। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और देखो यहां पर अगर आप देखोगे तो अभी 12 बजे से 29 ऑफ जून को आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट अभी नहीं दी गई है, लास्ट डेट देते हैं तो आपको सबसे पहले, क्योंकि आपका नया रजिस्ट्रेशन होगा, आपको क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करना है और आपको ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है। तमिलनाडु में जो आपका पूरा प्रोस्पेक्टस है, भरने से पहले आपका इंग्लिश और वहां की लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज में आपका पूरा का पूरा फॉर्मेट लिखा होता है। आपको यहाँ पर आई अग्री पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपको कुछ नॉर्मल चीजें भरनी है। जैसे अगर आप गवर्नमेंट कोटा के लिए अप्लाई करो तो यहाँ पर आपने उस पर लिंक भरा है तो गवर्नमेंट कोटा यहाँ पर आ जाएगा। गवर्नमेंट कोटा के लिए सिर्फ तमिलनाडु डोमिसाइल वाला बच्चा ही अप्लाई कर सकता है। फिर आपको क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपको भरना है, फिर आपका क्वालिफाइड ईयर कौन सा था, वेदर +1 पास या नहीं, मोबाइल नंबर, पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, नेम ऑफ द कैंडिडेट जो आपकी 12th की मार्कशीट में है, डेट ऑफ बर्थ, एचएससी इक्विवेलेंट, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, लॉगिन आईडी, ईमेल एड्रेस, कंफर्म पासवर्ड करके आपको सबमिट कर देना है। अब मैं आपको इसका पूरा प्रोस्पेक्टस कहां मिलने वाला है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं एमबीबीएस बीडीएस कोर्सेज में, है ना, कौन से कोर्स कॉलेजेस में, गवर्नमेंट कोटा सीट्स में, चाहे वो सेल्फ फाइनेंसिंग मेडिकल या डेंटल कॉलेजेस हो, चाहे वो ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज हो या फिर वो के नगर चेन्नई एफिलेटेड टू तमिलनाडु डॉक्टर एमजीआर मेडिकल यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेज हो, तो आपका ब्रोशर ये रहा। नेक्स्ट, अगर आपको मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन लेना है तो आपका ब्रोशर ये रहा। आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपको अपनी सारी इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए होगी वो मिल जाएगी। मैं आपको एक एक करके इस ब्रोशर में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं वो बता देती हूँ कि काउंसलिंग प्रोसीजर कैसा होता है, कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट है, सीट्स का नंबर क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगी। ठीक है। अब देखो, मैंने ये ब्रोशर ऑलरेडी डाउनलोड करके रख रखा है। यहाँ पर आपको दिखेगा, दिस इज फॉर आपका गवर्नमेंट कोटा वाली सीट्स के लिए ये आपका ब्रोशर है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पहला ही पेज जो है वो आपको ये बता रहा है कि यार 29 ऑफ जून से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट अभी नहीं दी गई है, वो बाद में बताई जाएगी जब एमसीसी अपना नोटिफिकेशन जारी कर देगी उस पॉइंट ऑफ टाइम पर। ठीक है। और अभी बस रजिस्ट्रेशन ही चालू हुए हैं। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके प्रोसीजर क्या होता है काउंसलिंग का, तो उसके लिए एक पूरा फ्लो चार्ट दिया गया है। तो जब आप एमबीबीएस बीडीएस की काउंसलिंग में अप्लाई करते हैं, सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपना मैंडेटरी डिटेल्स जो भी है वो सारी चीजें, एप्लीकेशन वगैरह सब फिल करनी है। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन से अपलोड करने होंगे वो भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, नीचे इसी ब्रोशर में दिए गए हैं। आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है। अगर आप गवर्नमेंट कोटा के लिए कर रहे हैं तो आपको 30K का सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है। अगर आप मैनेजमेंट कोटा के लिए जा रहे हैं तो आपको 1 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है। ठीक है, ये आपका डिपॉजिट रहेगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट ये आपका रिफंडेबल रहता है बेटा जी।
ठीक है, रिफंडेबल रहता है। और इसके अलावा आप रजिस्ट्रेशन फीस भी भरते हैं, जिसमें आपका, अगर आप गवर्नमेंट कोटा के लिए रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको 500 रुपए भरने पड़ेंगे, और अगर आप मैनेजमेंट कोटा के लिए भर रहे हैं तो आपको कितने, 1000 रुपए अपनी रजिस्ट्रेशन फीस भरनी होगी, और ये रिफंडेबल नहीं होती है। ठीक है, अब जब आपका काउंसलिंग शेड्यूल आएगा तो आपको उसके बाद आपको क्या करनी है, चॉइस फिलिंग करनी होगी। चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको अगर कॉलेज मिल जाता है तो आपको अपना ट्यूशन फीस भरना होगा वहां जाके। जब आपका अलॉटमेंट लेटर आया, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, कॉलेज जाके आपको वहां पर अपना रिपोर्टिंग करनी होगी, फीस भर के आनी होगी। अब फॉर एग्जाम्पल आपका राउंड 1 में सिलेक्शन आ गया, नॉट अलॉटेड, मतलब सिलेक्शन नहीं आया, आपको कोई सीट नहीं मिला, तो आप डायरेक्टली राउंड 2 में चले जाओगे। अगर सिलेक्ट हो जाते हुए ना आपको कॉलेज मिल जाता है तो आप वहां पर जाके ज्वाइन करोगे। अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको वहां पर अपनी ट्यूशन फीस की पेमेंट करनी है, रिपोर्ट करना है अपने अलॉटेड कॉलेज में, अपनी डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटी सारी भरनी है। अब वहां पर जब आप जाओगे तो आपने सोचा कि यार मेरे को तो जो कॉलेज मिला है ना, वो कॉलेज, मैं इससे बेटर कॉलेज डिजर्व करता हूं, तो आप अपग्रेडेशन के लिए जाओगे। तो वहां पर एक फॉर्म दिया जाएगा कि आपको अपग्रेड करना है या नहीं करना है। अगर आप वो भर के आते हो, विलिंग फॉर री अलॉटमेंट के लिए, आप अपग्रेडेशन के लिए आते हो, तो आपको वहां पर यस बनना है, फिर आप राउंड 2 में भी बैठ पाओगे। अगर आप वो फॉर्म भर के नहीं आते हो तो आप राउंड 2 में नहीं बैठ पाओगे, फिर आपको वही कॉलेज मिलेगा। अब इंपॉर्टेंट क्या है, आपको कॉलेज मिला और आपने सोचा यार मैं नहीं लेना चाहता ये वाला कॉलेज, मैं नेक्स्ट राउंड में डायरेक्टली देखूंगा, तो आप फ्री एग्जिट कर सकते हो। और राउंड 1 में अगर आप फ्री एग्जिट करते हो, यानी कि आपको कॉलेज मिला, आपने रिपोर्ट नहीं करा, तो देयर इज नो कॉन्सिक्वेंसेज, आप डायरेक्टली राउंड 2 में जा सकते हो। अब राउंड 2 में भी आपका, राउंड 2 जब स्टार्ट होता है तो न्यूली एडेड सीट अगर कुछ होंगी तो वो भी दिखाई जाएंगी, वेकेंट सीट्स का नंबर बताया जाएगा, और उन्हीं वेकेंट सीट्स के नंबर की वजह से आपको फिर दोबारा प्रेफरेंस लिस्ट भरनी होती है, और फिर आपका जो भी वैकेंसीज है वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, यानी कि पूरी सीट मैट्रिक्स आएगी। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने जो पहले चॉइस फिलिंग करी थी वो अभी तक नल एंड वॉइड हो जाएगी। राउंड 1 के रिजल्ट के बाद ही आपकी चॉइसेस नल एंड वॉइड हो जाती है, सीधे राउंड 2 की फिलिंग आपको दोबारा से चॉइसेस भरनी पड़ती है, दोबारा से प्रेफरेंस लिस्ट भरनी पड़ेगी। ठीक है, अब आप फ्रेश चॉइसेस भी कर सकते हो, आप व्यू कर सकते हो और मॉडिफाई, और उसके बाद आपको लॉक कर देनी है अपनी चॉइसेस, फिर आपका काउंसलिंग प्रोसेस होगा, राउंड 2 का सीट अलॉटमेंट होगा। अब या तो आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगा तो आप सीधे कहां चले जाएंगे, सीधे आप राउंड 3 में चले जाएंगे। अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ और आपने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, ठीक है, अगर आपने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया अलॉटमेंट के बाद, तो वो फ्री एग्जिट कंसिडर होगी। प्री एग्जिट में आपको जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है वो आपका फोरफिट कर दी जाती है, लेकिन आप राउंड 3 के लिए एलिजिबल होगे। और अगर आप कॉलेज अलॉटेड कॉलेज ले लेते हैं तो आप अपग्रेडेशन के लिए भी जा सकते हैं। राउंड 3 विच इज दी मॉप अप राउंड, फ्रेश चॉइस फिलिंग आपको दोबारा करनी पड़ेगी। नाउ अगर राउंड 3 में आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो आप सीधे स्ट्रे वैकेंसी राउंड में चले जाओगे, अगर आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जाना चाहते हो तो। अगर अलॉट हुआ, आपने ज्वाइन नहीं किया, तो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट फोरफिट हो जाएगी। ठीक है, और आपको वो कॉलेज, जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसकी ट्यूशन फी भी भरनी पड़ेगी, और जो डिसकंटिन्यूएशन फी है वो भी आपको भरनी पड़ेगी, बहुत क्लियरली यहां पर लिखा हुआ है, और आप राउंड 4 के लिए भी नहीं जा पाओगे। ठीक है, और अगर आपको वो कॉलेज मिला, आपने जाके ज्वाइन कर लिया, अब आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो, यानी कि राउंड 3 में आप अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। अब जब आपको राउंड 4 अगर होता है, अगर सीट बचती है तो होता है, और आपने अगर अलॉट हुआ तो आप जाओ अपना रिपोर्ट करो, रहो उस कॉलेज में। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तब आप क्या क्या देखो, आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट फोरफिट होगी, आपको ट्यूशन फीस भी देनी पड़ेगी, आपको डिसकंटिन्यूएशन फीस भी देनी पड़ेगी, और आप आगे के किसी नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे अगर राउंड हुआ तो। और आप अगले साल, यानी कि अगर 2027 में आप सोच रहे हैं काउंसलिंग में बैठने का, तो आप 2027 की तमिलनाडु की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ये सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस है अगर आप अपना राउंड 4 वाला कॉलेज छोड़ते हैं तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करती हूं, देखो, ओके,
बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि आपकी जो रैंक लिस्ट आती है इन दी ऑफिशियल वेबसाइट एंड रिजल्ट आपको आपके नंबर पे नहीं दिया जाएगा, आपको इसी वेबसाइट पे मिलेगा, विच इज तमिल tnmedicalselection.org पे ही मिलने वाला है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या है, अब इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कौन कौन से हैं, मैं वो भी आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो ओके, ठीक है, मैं आपको बता दूं, देखो, at the time of the registration the candidate must fill security deposit। अगर आप सेल्फ फाइनेंसिंग मेडिकल या डेंटल कॉलेज में जा रहे हैं तो 30,000 आपको भरना पड़ेगा, अगर आप वो भी गवर्नमेंट कोटा की सीट के लिए। अगर आप इसकी मैनेजमेंट कोटा की सीट के लिए जा रहे हैं तो आपको 1 लाख रुपए भरना पड़ेगा। ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका रिफंडेबल होता है, तो विद इन 3 मंथ्स ऑफ द काउंसलिंग जब खत्म होने के बाद आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड कर दिया जाता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, सिक्योरिटी डिपॉजिट विल नॉट बी रिफंडेड टू द कैंडिडेट जिन्होंने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया है इन दी राउंड 3 एंड राउंड 4 में। अगर आपने फ्री एग्जिट किया तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस नहीं मिलने वाला है। ठीक है, नाउ एससी कैटेगरी, SCA ST कैटेगरी कन्वर्ट्स क्रिश्चियनिटी from scheduled castes, candidates are exempted from security deposit if annual income is less than 2.5 लाख रुपए। अगर एनुअल इनकम इन लोगों की 2.5 लाख से कम है तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं भरनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जनरल इंस्ट्रक्शन, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। देखो, अगर आप 500 रुपीज आपकी कॉस्ट है, लेकिन अगर आप एक्स सर्विसमैन है, चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन में आते हैं, स्पोर्ट्स कोटा में आते हैं, तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो सिर्फ 100 रुपीज है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, ओके, डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। एज लिमिट 17 इयर्स आपकी एज होनी चाहिए 31 दिसंबर 2026 तक, जो आपकी नीट की है वही सेम एज लिमिट है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है एलिजिबिलिटी, कैंडिडेट शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, या फिर अगर आप ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है तो आपके पास उसका कार्ड होना चाहिए। ठीक है, आपको तमिलनाडु का डोमिसाइल रिक्वायरमेंट बहुत क्लियरली दी गई है, कैंडिडेट शुड बी नेटिव ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, अब तमिलनाडु के नेटिव हो उसके लिए आपको नेटिविटी सर्टिफिकेट इशू करवाना पड़ेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए वो नेसेसरी होगा। ठीक है, या फिर अगर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अदर स्टेट और वो तमिलनाडु में रह रहे हैं तो भी वो के क्लेम नहीं कर सकते हैं, मतलब वो तमिलनाडु का डोमिसाइल क्लेम नहीं कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, कैंडिडेट हु हैज अपीयर्ड फॉर नीट यूजी चाहिए होगा। ठीक है, ऑफ अदर स्टेट कैन नॉट अप्लाई एज अ नेटिव ऑफ तमिलनाडु। अगर आप किसी और स्टेट के हैं तो आप तमिलनाडु के नेटिव की तरह अप्लाई नहीं कर सकते हैं। परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है, नेटिविटी सर्टिफिकेट सबमिटेड विद एप्लीकेशन अलोन विल बी एक्सेप्टेड एंड सेंडिंग द नेटिविटी सर्टिफिकेट सेपरेटली टू विल नॉट बी एक्सेप्टेड। अब तमिलनाडु का नेटिविटी सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा कि आपने क्लास 6 से लेके 12th तक आपने वहीं से पढ़ाई करी है, तब आपको मिल जाएगा आपका तमिलनाडु का नेटिविटी सर्टिफिकेट, वरना नहीं मिलने वाला है। ठीक है, नाउ अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की मैं और बात कर लेती हूं कि आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट है, कहां कहां से बनेगा। अगर आप एसटी है तो आपका रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर ऑफ देयर नेटिव प्लेस से बन जाएगा। SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तहसीलदार ऑफ नेटिव तालुक ऑफ द कैंडिडेट से बन जाएगा। और बैकवर्ड क्लास मुस्लिम या फिर बैकवर्ड क्लास डी नोटिफाइड कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो हेडक्वार्टर्स डिप्यूटी तहसीलदार, जोनल डिप्यूटी तहसीलदार, इन लोगों से ही आपका सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। अगर इनसे नहीं बना है तो फिर बेटा जी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूं, ओके, ठीक है, जिन लोगों को जो हमारे तमिलनाडु के स्टेट के नेटिव नहीं है लेकिन स्कूलिंग उन्होंने भले ही 6 से 12th वहां से कही है तो वो गवर्नमेंट कोटा के लिए तो एलिजिबल नहीं है, बट मैनेजमेंट कोटा के लिए वो एलिजिबल होंगे। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म आपके शुरू हो गए हैं, मैं आपको बता देती हूँ। डॉक्यूमेंट्स, नीट यूजी का एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, क्लास 10th की मार्कशीट, क्लास 11th की मार्कशीट भी होनी चाहिए, क्लास 12th की मार्कशीट भी होना चाहिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट TC आपके पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ की आपने 6 to 12th वहां से पढ़ी है ये आपके पास होना चाहिए। अगर आपका कोई कम्युनिटी कास्ट सर्टिफिकेट लगता है वो आपके पास होना चाहिए।
नेटिविटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए पेरेंट्स के, अगर आप कम्युनिटी सर्टिफिकेट वगैरह कुछ लगा रहे हो, ठीक है, स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट का भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप फी एग्जेम्पशन लेते हो तो, ठीक है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट ऑब्टेन्ड फ्रॉम तमिलनाडु डॉक्टर एमजीआर मेडिकल यूनिवर्सिटी चेन्नई फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ अदर यूनिवर्सिटी, को अगर कोई कोर्ट ऑर्डर से अगर जरूरी है तो कोई वो होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तो अब इंपॉर्टेंट क्या है, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है, ये कुछ चीजें हैं, जब आप अपना फॉर्म भरोगे तो आपको यूटिलाइजेशन में आएगी आपका कैंडिडेट का नाम, पेरेंट का नाम, परमानेंट एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, जेंडर आपको भरना है, नेशनैलिटी एंड नेटिविटी सर्टिफिकेट भरना है, रिलीजन भरना है, कम्युनिटी कास्ट एंड डिटेल्स, आधार नंबर, स्पेशल कैटेगरी, स्टेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कहां से आपने 6 to 12 करी है, नीट का रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, स्कोर, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इन नीट, ये सारी चीजें भरनी पड़ेगी, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्क्स डिटेल, मदर टंग आपको भरनी है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, पेरेंट ऑक्यूपेशन, एनुअल इनकम, सिविक डिटेल्स, नेटिव डिस्ट्रिक्ट, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, फर्स्ट ग्रेजुएट डिटेल्स और आपका अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स, ये सारा आपका इतना लंबा आपका एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। अब आपको यहां पर अपना सिग्नेचर भी अपलोड करना है जिसका साइज 4 KB to 20 KB होना चाहिए। अगर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म का कोई भी पोर्शन है जो इनकम्प्लीट रखते हैं फिर बेटा जी वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होने वाली है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं, ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है, और ओके, ठीक है। तो अब आपको इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 4 राउंड में काउंसलिंग कैसे होती है वो भी बता दिया। अब आपको ये जो पीडीएफ है वो कहां मिल जाएगा मैं आपको बता देती हूँ। आपको ये पीडीएफ मेंटर बॉक्स 001 के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप हमसे काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो आप हमें 9007002666 पे कॉल कर सकते हैं। यहां पर आपकी काउंसलिंग हम लोग कराएंगे, प्रेफरेंस लिस्ट भी हम लोग बना के देंगे आपके रैंक के हिसाब से, चाहे वो स्टेट की काउंसलिंग हो चाहे वो एमसीसी की काउंसलिंग हो, सब कुछ हम करा के देंगे। डॉक्यूमेंटेशन में भी हम हेल्प करेंगे, हम आपको बता देंगे कि ये डॉक्यूमेंट सही है, इस फॉर्मेट में लगेगा, ये सारी चीजें हम आपको बता देंगे। इनफैक्ट हर एक स्टेट का अपना जब हम लोग बात करते हैं तो इस तरह से आगे आपको डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। लिस्ट ऑफ कम्युनिटीज भी यहाँ पर दे रखा है, ये आपका दे रखा है कि आपके पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट्स वगैरह कहाँ से बनेंगे, ये भी, ये देखो ये रहे फॉर्मेट्स, देखो हर एक डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट दे रखा है यहाँ पर, ये रहा, हर एक डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट आपको दे रखा है, तो ये डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट में ही आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर इसके अलावा कोई और डिटेल चाहिए डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बाकी ये पीडीएफ आपको मेंटर बॉक्स 001 पे मिल जाएगा एंड जो आपकी अपडेट्स हैं वो इसी चैनल पे आएंगी, तो इस चैनल को प्लीज अच्छे से पढ़ के मतलब सब्सक्राइब करके रख लीजिए। सो ऑल द बेस्ट गाइस, कोई दिक्कत हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।